हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनय वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में पूरा टॉपिक वाइज कंप्लीट कोर्स कराने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से एंड तक ही देखें। आप कैसे रहने वाला है वो यहाँ पर मेंशन है। मैराथन क्लास है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे टॉपिक वाइज, प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट पूरा कुछ इसमें सब कुछ रहेगा। ये हमारी क्लास एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, स्टोनो बैंक, टीजीटी, पीजीटी, टीटी, सीटेट, स्टेट और एडीएस, ईडीएस, नेवी, हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड डी, जूनियर असिस्टेंट और बाकी अन्य एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप सभी को इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी तरफ से आप सभी के जो सपने हैं पूरे हों, ऐसी मैं आशा करता हूं और इस नए वर्ष वर्ष पर आपको सफलता ज़रूर मिले। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ वैधानिक चेतावनी है आपके सभी के लिए। इस वीडियो को देखने से पहले मैं वैधानिक चेतावनी है वो आपको ज़रूर सुनना चाहूँगा। इससे होगा क्या, इससे बहुत कुछ होगा आपके जीवन में, ठीक है। इस वीडियो को वही लोग देखें, इस वीडियो को वही लोग पूरा देखें जो लोग 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ये एक ऐसा खजाना है या जायदाद है जो आपको मिल गया है और सफल होने का ये बहुत ही बढ़िया कह सकते हो। और इसमें सभी टॉपिक कंप्लीट मिलेंगे आपको 2025 के लिए जो रामबाण साबित होंगे। जो लोग इसको देख लेंगे वो हर परीक्षा में विजयी होकर आएंगे, यानी कि हर परीक्षा के लिए ये बहुत ही क्या करेंगे, रामबाण की तरह काम करेंगे। इसको करने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा वाईटी स्टूडियो यानी कि इसी प्लेटफॉर्म पे। तो आपको तैयारी में जो आपकी तैयारी है उसमें चार चांद लग जाएंगे। और बताता हूँ तो दोस्तों, अब इस वीडियो में क्या क्या कंटेंट मिलेगा आपको देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे है। तो धन्यवाद, आप शुरू करते हैं इस जर्नी को जो रहने वाली है बहुत ही शानदार और बहुत ही खास। हर कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। पहले हमारा ये दिया गया है, इसको देख लीजिए हमारा, ठीक है। ये मैराथन जो क्लास है इसमें जो टॉपिक है वो स्क्रीन पे आपके दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे सभी टॉपिक दिख रहे हैं आपको। मैं टॉपिक का नाम ले लेता हूँ, आपको यहाँ पे टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे मैं पहले कवर करूँगा बेसिक ग्रामर, फिर नाउन को, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, टेंस, वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन और फिगर ऑफ स्पीच आपके सिलेबस में है नहीं, तो हम इसमें कुछ थोड़ा बहुत करा देंगे, लगभग पूरा नहीं कराएंगे। तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। तो उम्मीद करता हूँ जो अभी तक जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी होगी और कमेंट में अपना व्यू जरूर दें, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक हमारा क्या है, बेसिक ग्रामर है। तो यहाँ पे जो ये आपको पीडीएफ दिख रही है मेरा हैंड रिटन नोट्स है जो आपको आज हम दे रहे हैं, ठीक है। इसी के माध्यम से आपको हम सिखाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि बेसिक ग्रामर में होता क्या क्या है। तो इसमें हम लोग कुछ क्लॉज पढ़ेंगे, फ्रेजेस पढ़ेंगे और बाकी अन्य चीज़ें जो हैं पार्ट ऑफ स्पीच की उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशानी होगी तो आप कमेंट करके अपना व्यू जरूर दीजिएगा, बने रहिएगा वीडियो के एंड में, ठीक है। तो शुरू करते देखिए, सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम लोग बेसिक ग्रामर में। कंप्लीट हमारी ये क्लास है तो इसमें रहने वाला क्या है, जब कभी हमें सेंटेंस बनाना होता है, सेंटेंस बनाने से पहले हमें चाहिए क्या क्या है। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, अल्फ़ाबेट कोई होते हैं, उनसे मिलकर हमारा वर्ड बनता है और वर्ड मिलकर हमारा मीनिंग देता है, तो वो उसको हम सेंटेंस में यूज कर पाते हैं। तो सेंटेंस अगर पूछा जाता है तो सेंटेंस क्या होता है, तो हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं विच गिव्स कंप्लीट सेंस, जो हमें क्या देते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, यानी कि कंप्लीट सेंस उसका मतलब देते हैं, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ पाते हैं, ठीक है। कोई हमारा ग्रुप दिया गया है, उसमें कंप्लीट चीज़ें निकल कर आ रही हैं और हमें समझ में आ रहा है, तो सेंटेंस
कहलाएगा। जैसे मैंने बात की डिम्पी इज़ गोइंग टू लंदन, तो एक पूरा आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग निकल पा रहा है डिम्पी लंदन को जा रही है, तो इस तरह से ये मीनिंग दे रहा है, तो मतलब ये क्या है, सेंटेंस है। तो सेंटेंस के हमारे पार्ट कितने होते हैं, 5 होते हैं। वो कौन से पार्ट होते हैं, किस तरह से फॉर्मेशन उनका होता है और फॉर्मेट क्या होता है, वो आपको जानना चाहिए। जिसे बात यहाँ करने वाला हूँ, 4 इंपॉर्टेंट हैं जो आपके परीक्षा में आते हैं। जैसे मैंने बात की असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, इम्परेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं, और यहाँ पे एक और जोड़ सकते हैं, उसका नाम क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस ये भी आपको पढ़ना है। तो इस तरह से हमारे सेंटेंस होते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो असर्टिव सेंटेंस है उसको क्लेरिफाई करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है ये जानते हैं। अगर असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो असर्टिव सेंटेंस हमारा क्या होता है, जो एक पॉजिटिव सेंस होता है, और उसमें हमारी 2 कैटेगरी आती हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो क्या करता है, टू गिव इंफॉर्मेशन, हमें कोई सूचना देता है किसी तरीके से, वो तो या सूचना वो स्टैटिक होगी या हम कह सकते हैं डायनेमिक होगी। तो जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें सकारात्मक बातें होती हैं, उसको हम सकारात्मक बोलते हैं। तो सब्जेक्ट होगा उसके पास, और हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, और ऑब्जेक्ट होगी, यानी कि 4 तरीके से आपको दिखने को मिल सकता है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो किस कैटेगरी में आएगा, असर्टिव। यहाँ पे असर्टिव में क्यों नाम ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता चल रही है। तो यहाँ पे इस तरह से अगर मैं 4 चीज़ें जान गया हूँ तो हमारा सेंटेंस यानी कि मेक सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस कोई कैसे बना सकता है, जैसे मैंने पहले जो लिखा था एग्जाम्पल, ताकि आपको याद रहे, मैंने बोला डिम्पी इज गोइंग टू लंदन। मैंने बोला ये एक नाउन है, आपको अभी नहीं समझ में आएगा नाउन क्या है, तो नाउन की क्लास में हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन जान लीजिए ये नाउन है, ये इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग हमारा क्या है, मेन वर्ब है, टू हमारा प्रीपोजिशन है, लंदन क्या है, नाउन है। तो इस तरह से इसको हम बोल सकते हैं डिम्पी इज गोइंग टू लंदन। अगर हम इसी बात को नेगेटिव में कहना चाहें, उसको इन्फॉर्मेशन आपको देनी है नेगेटिव, तो वो कैसे होगा, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद जस्ट नॉट का यूज़ करेंगे, मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। यानी हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज होगा अगर वो नेगेटिव है तो। जैसे मैंने बोला डिम्पी इज नॉट गोइंग टू लंदन, जो आपके सामने सेंटेंस लिखा वो एक नेगेटिव की कैटेगरी में आता है, तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो 2 तरीके से मैंने सेंटेंस आपको समझाने का प्रयास किया। ये असर्टिव का अफर्मेटिव पार्ट है, ये हमारे असर्टिव का नेगेटिव पार्ट है। 2 तरीके से हमारे सेंटेंस बन जाते हैं। तो यहाँ कोई गलती नहीं है, एरर आपको ढूँढना पड़ेगा, और कह भी सकता है कि आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है? तो इस तरह से ये हमारा बेसिक पार्ट है, और यहाँ समझते चलेंगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? और इन सेंटेंस को हम लोग एक साथ भी रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं वो हम आपको कंजक्शन में सिखाएँगे, ठीक है? देखिए सी इज़ राइटिंग अ लेटर, मैंने बोला सी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही है, वह पत्र नहीं लिख रही है। आपको क्या मिला, इन्फॉर्मेशन मिला। इन्फॉर्मेशन जो मिला है वो एक सकारात्मक भी हो सकता है और एक नकारात्मक भी हो सकता है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे, असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। दोस्तों समझ में आया, ओके। आगे बात करने जा रहे हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जो कोई बात कह रहा है वो पूरी तरह से या तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, या तो आप हाँ में और ना में जवाब देंगे, या तो आप उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। मैं बोलूँ आपसे कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे मेरा नाम फला 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 है, यानी कि माई नेम इज़ विवेक, माई नेम इज़ कौशल, माई नेम इज़ अजय देवगन, जो भी है आपका नाम, वो आप माई नेम इज़ करके अपना डेटा मुझे तक पहुंचाएंगे, वो एक असर्टिव होगा। लेकिन मैंने जो इंट्रोगेटिव बोला है वो आप तक जो गया है वो हमारा इंट्रोगेटिव कहलाएगा। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक हमारे कौन कौन सा होता है देखिए, एक तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं डायरेक्ट, और एक हमारा इनडायरेक्ट पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे बच्चे जो पढ़ते हैं, पहले की बात बता देता हूँ, ये मैंने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से लिखी हुई है, लेकिन जो पहले आपने सीखा क्या, जैसे मैंने एक सिखाया था आपको यस और नो के कैटेगरी वाले होते हैं, और एक होते हैं डब्ल्यू एच के फैमिली वाले। डब्ल्यू एच फैमिली वाले क्या होते हैं, जिसमें डब्ल्यू एच क्वेश्चन पहले आता है, और यस नो का मतलब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे मैंने बोलो आर यू राम, क्या आप राम हैं, तो आप कहेंगे यस एंड नो। अगर है राम तो बोलेंगे यस, नहीं है तो बोलेंगे नो।
तो मतलब यस और नो की कैटेगरी में आता है तो उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। जब डब्ल्यू एच की कैटेगरी में आएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग व्हाट इज़ योर नेम, वेयर इज़ गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, यानी कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस तरह से डब्ल्यू एच की फैमिली आएंगे तो डब्ल्यू एच आता है। तो दो तरीके से हम लोग पढ़ते थे एकेडमिक में, लेकिन यहाँ भी पढ़ेंगे। शर्त ये है कि इंट्रोगेटिव की दो तरीके से कैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे हम सॉल्व करते थे। ये जो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है उसमें दिखता कैसे है, जिससे मैंने बोला व्हाट इज़ योर नेम, मैंने पहले पूछ लिया आपसे आपका क्या नाम है, आपका शुभ नाम क्या है, ठीक है। तो यानी कि व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पे इनडायरेक्ट में क्या होगा, मैं पूछ तो रहा हूँ लेकिन किस तरह से पूछ रहा हूँ, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, व्हाट योर नेम इज, व्हाट योर नेम इज। ये वाला सेंटेंस, ये सेंटेंस आपको दोनों में से क्या दोनों गलत लग रहे हैं या दोनों सही लग रहे हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं सर, ये दोनों सही लग रहे हैं, क्योंकि ये डब्ल्यू एच से बिलोंग कर रहा है। डायरेक्ट उसने पूछ दिया आपसे व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पूछा, वो कह रहा है मैं जानना चाहता हूँ व्हाट योर नेम इज। तो यहाँ पे देख रहे हो इज हमारा क्या है, एक लास्ट में दिया गया हेल्पिंग वर्ब, और इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो सेंटेंस बनाया मैंने, ये एक वाट से बिलोंग कर रहा है। बच्चे क्या करेंगे, व्हाट इज योर नेम लिखेंगे तो वो सरासर गलत होगा। कैसे लिखेंगे बच्चे, आइए दिखाते हैं आपको कैसे एग्जामिनर भी आपको बेवकूफ़ बनाता है। ये जो सेंटेंस लिखा है यहाँ तक सही है, बच्चे बोलेंगे यहाँ तक सही, कोई दिक्कत नहीं है, गलत लिखा हुआ, इसको इम्प्रूवमेंट में डाल के बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे सर ने तो सिखाया था बचपन में, ऐसे बना दो व्हाट इज योर, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, नेम को जोड़ देंगे, क्लेरिफाई, सही हो गया। बच्चे बोलेंगे सही हो गया, बट ये पूरा पूरा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जब आप कभी भी दो इंट्रोगेटिव को एक साथ रखेंगे तो उस पर बच्चा क्या आएगा, उसमें हमारा असर्टिव सेंटेंस आएगा, तो उसके फॉर्म में यानी असर्टिव के फॉर्म में हम बनाएंगे। डब्ल्यू एच दिख तो रहा है बट हम इसको बनाएंगे असर्टिव में, क्योंकि ये सिंगल सेंटेंस नहीं है। सिंगल सेंटेंस होता तो ये लिखा हुआ है, सिंगल सेंटेंस इस तरह से होगा, लेकिन ये हमारा पेयरिंग में है, दो सेंटेंस एक साथ हमने जोड़ दिए, तो इसमें हम लोग असर्टिव का यूज़ करेंगे। याद रखेंगे बात, आगे इसी को इम्प्लीमेंट करते हुए एग्जाम्पल दिए मैंने, उसको समझिए, ठीक है। देखिए बात करते हैं यहाँ पे, मैंने बोला बच्चा डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, तो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव कैसा होता है मैंने अभी बोला, और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव वो कैसा होता है वो मैंने बताया। तो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में आ सेंटेंस दैट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अभी बोला मैंने व्हाट इज योर नेम, तो आपने समझा कि हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका नाम क्या है, तो उस तरह से ये बन जाएगा। आगे इसमें आप जो कहते हैं वो इस कैटेगरी में आता है, यानी कि डायरेक्ट इंट्रोगेटिव के हमारे दो पार्ट आते हैं, जो मैंने अभी बताया, डिस्कस किया मैंने कि आप पहले पढ़ चुके हैं। जी हाँ, आप पहले पढ़ चुके हैं। उसमें आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है कि यस और नो के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी जस्ट पहले आ जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब आती है तो उसके बाद सब्जेक्ट भी आता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब आती है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हमारा सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, नॉट आता। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते थे। और यहाँ पे बात हो रही है डब्ल्यू एच की फैमिली, तो डब्ल्यू एच की फैमिली आपको पता है क्या होती है, वाट होती है, वेयर होती है, वाई होती है, होम होती है, और फिर इस तरह से विच होती है, और भी होते हैं, यानी कि कम से 7-8 होते हैं, वो आपको हम बताते चलेंगे, कहीं ना कहीं बता ही देंगे। तो इसको समझिए, डब्ल्यू एच फैमिली और यस और नो, इसकी प्रारूप सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है ये आपको जानना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही तो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे देखेंगे, यानी कि डब्ल्यू एच में क्या होगा, एक एस नो जो कैटेगरी में आएंगे उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आर यू गोइंग देयर, ठीक है, आर यू गोइंग देयर, तो इसका अगर हिंदी में मतलब निकालोगे तो इसका मतलब निकल कर आएगा, क्या आप वहाँ जा रहे हैं। देयर मतलब वहाँ होता है, तो आप ये बोल सकते हैं क्या आप वहाँ जा रहे हैं, तो आर यू गोइंग देयर। और इसी तरह से डब्ल्यू एच की बात करें तो डब्ल्यू एच फैमिली में क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड पहले आ जाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर हमारी सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है। तो सबसे बढ़िया कमाल देखिएगा, ये सब्जेक्ट जो ये आप जो डब्ल्यू एच वर्ड देख रहे हैं ये जस्ट हेल्पिंग वर्ब के पहले रख दीजिए, हमारा स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा या नहीं, बोलिए। अगर मैं डब्ल्यू एच को यहाँ से उठाकर यहाँ चिपका दूँ तो भी तो हमारा ये सेंटेंस किस में जाएगा, इस वाले में जाएगा। तो इस तरह से मैं डब्ल्यू एच को हम ये कह सकते हैं कि जो मिक्सचर होता है हमारा किसका है, यस और नो वाला,
उसी में हम ऐड कर देते हैं WH। बाकी स्ट्रक्चर सेम वही होता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें क्योंकि इसी से भी गलती पकड़ में आ जाती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, मैंने बात की, वाई आर यू गोइंग देयर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या देगा हिंदी में, अगर इसका मीनिंग निकालना चाहो तो इसका मीनिंग निकलेगा आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, तो ये मीनिंग इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ चुकी है कि डायरेक्ट के दो पार्ट मैंने बताए। अब इसमें होता क्या है, जनरली आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आइए समझाता हूँ मैं। मैंने बात की नोट करके लिखा हुआ है, मैंने बोला इफ़ यस नो, अगर यस और नो क्वेश्चन दिए गए हों, इसमें WH क्वेश्चन भी दिया हो और हम कंप्लीट इनको एक साथ यूज कर रहे हैं यानी कम टुगेदर इन अ सिंगल सेंटेंस में आ रहे हैं, तो इन दिस केस द फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा, विल बी इंट्रोगेटिव पार्ट हो सकता है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में हो सकता है, एंड द सेकेंड सेंटेंस मस्ट बी एन असर्टिव सेंटेंस। आइए हिंदी में समझाता हूँ, जो इंग्लिश लिखा है वो इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी में क्या है बच्चा, जब कभी भी हमारे सेंटेंस, जब देखो इफ यस और नो क्वेश्चन और हमारा WH क्वेश्चन एक साथ आते हैं, सिंगल सेंटेंस में आते हैं, तो उनमें हमें क्या करना चाहिए, तो पहला तो हम इंट्रोगेटिव के फॉर्म में रख सकते हैं, विल बी, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और दूसरा जो सेंटेंस हमारा होगा वो हमेशा और हमेशा असर्टिव के फॉर्म में आगा होगा, यानी कि इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे हम, जैसे इनडायरेक्ट अभी आपको सिखा चुके हैं इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, तो इनडायरेक्ट की कैटेगरी में रखेंगे तो हमारा सही माना जाएगा। असर्टिव मतलब उसको हमें इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है, पूरी तरीके से उसको असर्टिव बनाना है, इसीलिए हमने बताया था आपको ये इंट्रोगेटिव का पार्ट है। देखिए आपसे बोलूं बच्चा, यहाँ पे देखना है दोस्त, मे आई नो, ठीक है, मे आई नो वेयर आर यू गोइंग, तो ये पूरा सही लिखा है या गलत आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है, तो इसमें कोई गलती है या नहीं। तो आप कहेंगे सर आपने बोला कि ये एक इंट्रोगेटिव पार्ट हो सकता है जो किसकी कैटेगरी में आएगा, येस और नो, येस और नो की कैटेगरी में आएगा, तो आप बोलेंगे हाँ यहाँ तक तो सही है, समझ में आ रहा था मेरी। जैसे ही आगे बढ़ा मैंने देखा हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे देखेंगे यू है प्लूरल, आर आया प्लूरल वर्ब, तो पूरा सही है, लेकिन नहीं सही है, क्यों, क्योंकि आर तो हमारा जब आता, जब ये सिंगल सेंटेंस होता, और यहाँ पे वेयर आर यू गोइंग तब सही होता है जब ये गायब होता है, ये नहीं होता, लेकिन ये यहाँ पे है, इसी वजह से मैंने आपको बोला कि यहाँ पे भी हमारा चलेगा रूल, यानी कि इनडायरेक्ट वाला चलेगा, इसीलिए इसको हम बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस। तो हमें इम्प्रूवमेंट करके देना होगा, इसको बोलेंगे वेयर तो हमारे अपनी जगह पर सही होगा, लेकिन यू के बाद हम आर का यूज करेंगे, यानी कि बोलेंगे यू आर गोइंग, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुड यू टेल मी, यहाँ तक सेंटेंस सही है क्योंकि ये पहला वाला येस और नो में आया, एस और नो में आया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आई है, और ये मे और कुड ये मॉडल होती है, मॉडल, ठीक है, मॉडल वर्ब होती है, वर्ब के चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग आज ही की क्लास में। तो यहाँ पे लिखा हुआ मे कुड यू टेल मी, तो इस तरह से, और आगे लिखा हुआ वाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि इसका मतलब समझिए आप ध्यान से देखिए, क्या सेंटेंस में गलती है, तो बोलेंगे हाँ सर आपने सिखाया कि वाई, और बीच यहाँ पे तो एस नो आ चुका है, लेकिन इसके बाद हमें असर्टिव सेंटेंस लेना पड़ेगा, असर्टिव सेंटेंस लेना पड़ेगा, इसी वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, यू डिड नॉट करेंगे, यू डिड नॉट यहाँ पे कर लेंगे और हमारा सही हो जाएगा, पूरा ये तो सही लिखा है, लेकिन डिड यू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे यू डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ करेंगे। आ गई बात समझ में, बोलो आ गई तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, मे आई नो, यहाँ तक सही है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके पास सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है, फिर ये हमारा हूँ एक ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर रहा है, तो हम यहाँ पे इसका मतलब नहीं निकालेंगे क्योंकि ये एक WH फैमिली का है, तो हम कह सकते हैं डू आया है, तो आपको क्या हेल्पिंग वर्ब पहले जरूरत पड़ी, तो आप बोलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमें रूल पता है, रूल ये कहता है कि जब भी सिंगल सेंटेंस में दो हमारे इंट्रोगेटिव जुड़ो, तो पहला तो इंट्रोगेटिव होगा और दूसरा इंट्रोगेटिव नहीं होगा क्योंकि वो असर्टिव होगा, तो आइए इसको बनाते हैं असर्टिव। तो डू को हम यहाँ अगर ले जाने की कोशिश करें तो डू का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो हम कह सकते हैं यू वांट, डू एलिमिनेट हो जाएगा, डू का कोई मतलब नहीं क्योंकि यू हमारा प्लूरल है,
नाउन और प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब आती है बच्चा। तो वांट्स नहीं होगा, केवल वांट होगा। हम कह सकते हैं यू वांट टू टॉक टू, है ना। तो यू का यू ही रहने देंगे, डू को हटा देंगे, वांट को वांट रहने देंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। देखो मैंने ये बताया है, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब में सिंगुलर यानी कि बनाने के लिए यस और ईएस का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम डू नॉट का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पे नेगेटिव नहीं था, हमारा क्या था, ये असर्टिव था और हम असर्टिव में ही रहने देंगे, नेगेटिव नहीं बनाएंगे जब तक इसमें मेंशन नहीं हुआ। जैसे यहाँ नॉट का मेंशन था इसीलिए डिड होता है, और डिड हमेशा एक डिड होता है जो पास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है और अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेकर डिड नॉट का यूज किया जाता है। और लेकिन ऐसा ही प्रेजेंट में होता है, उसमें दो चीज़ें चलती हैं, एक तो चलता है डू और एक चलता है डच। डच नॉट बोल सकते हैं, डू नॉट बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डच और डू नॉट कब यूज़ करते हैं, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो डच नॉट, अगर प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो हम डू नॉट का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा रहते हैं, चाहे डू हो, चाहे डिड हो, चाहे आपका डच हो। तो तीनों क्या लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज लेंगे, ठीक है। मैं लिख दूँ, क्या लिख देता हूँ, डिड हो या डच हो या डू हो, ये सभी क्या लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे अपने साथ में। कोई भी सेंटेंस होगा तो उसके साथ हमेशा क्या लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। तो ये क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, डू यू नो व्हेन ही सेल बी लिविंग फॉर हिज हायर स्टडीज इन द यूएसए। तो इसमें देखना है क्या एरर है या नहीं। तो डू यू नो व्हेन ही सेल बी लिविंग फॉर हिज हायर, तो यहाँ पे डू यू नो, ये तो पहला असर्टिव है, सही है। व्हेन आया तो ही सेल बी, तो यहाँ पे भी सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेल बी असर्टिव फॉर्म में बना हुआ है, तो असर्टिव फॉर्म में बना है तो ये हमारा सही है। तो हम कह सकते हैं स्टडी इन द यूएसए, पूरा सही। आगे ही कॉर्डली इंक्वायर्ड हाउ, और उसके बाद ये लिखा था वाज माई हेल्थ, तो वाज माई हेल्थ नहीं होगा क्योंकि इसको बोलेंगे माई हेल्थ वाज, तो करेक्शन कर लेंगे, गलती हो जाएगी, क्यों, आप सीख चुके हैं। तो हम यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस जो है, भले ही असर्टिव लग रहा है, इंट्रोगेटिव नहीं दिख रहा है, लेकिन ये हमारा इंट्रोगेटिव पार्ट में पूरा चला जाएगा। किस में चला जाएगा, इंट्रोगेटिव पार्ट में, यानी कि ही कॉर्डली इंक्वायर्ड हाउ माई हेल्थ वाज। इम्प्रूवमेंट अगर सेंटेंस में आएगा तो आप कर लेंगे क्योंकि ये पूछा गया था पिछली बार, ठीक है। आगे आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई, वाई आया है तो इसके बाद आपको पता है ये इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में असर्टिव पार्ट दूसरा होता है। तो यहाँ पे जो गलती है आपको साफ साफ नजर आ रही होगी, डिड यू नॉट लिखा था, इसको चेंज करके आप क्या करेंगे, यू डिडंट या यू डिड नॉट, क्या करेंगे, यू डिड नॉट कॉल मी लास्ट नाइट। तो यहाँ पे हटाना क्या है, हटाना आपको डिड है, यहाँ से हटाकर डिड यू के बाद में ले आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये हटा दो और यू डिड नॉट लगा दो, तो पूरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ आपको ध्यान से देखना है। यहाँ बोला गया इंट्रोगेटिव, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में होता क्या है, जैसे बोला गया आई वांट टू नो, तो आई वांट टू नो व्हाट योर नेम इज, पूरा सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव है। और यहाँ पे एक असर्टिव, यहाँ पे इंट्रोगेटिव। असर्टिव में क्या होता है, एक अफर्मेटिव की तरह यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव आप समझ चुके हैं, ठीक है, असर्टिव भी समझ चुके हैं। तो इनको सिंगल में यूज करते हैं तो कैसे होते हैं, ये वाला पार्ट हो चुका था, ठीक है, रिपीट हो गया, रिपीट हो गया, इसको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, रिवाइज इसको कर लीजिए। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव डजंट हैविंग एनीथिंग टू डू विद इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, नीदर हैविंग, comes before subject nor question mark और comes at the end of the sentence। इसका हिंदी मतलब ये है, देखिए इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में कभी भी यानी कि डजेंट हैव एनीथिंग टू डू विद द इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, ना तो वो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी सब्जेक्ट के, और ना ही क्वेश्चन मार्क उसमें हमें लगाना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो वो गलत माना जाएगा। जैसे ही कार्डिली इंक्वायर्ड हाउ,
हाउ आया है, और हमें दिख रहा है कि ये हमारा इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव है। तो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में क्या आपको पता चल रहा है कि वाज पहले नहीं आना चाहिए, इसको बोलेंगे माई हेल्थ वाज। ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो वो नहीं लगाना है क्योंकि हमें फुल स्टॉप देना है। फुल स्टॉप होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये हुआ। और आगे बात करें न्यूटन की, तो न्यूटन्स एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे मैंने बोला न्यूटन वांटेड टू नो वाई, और उसके बाद में क्या है, द एप्पल फॉल, यानी कि ये सेंटेंस इस तरह से लिखा था कुछ, इसमें एरर करनी थी, फाइंड। तो न्यूटन वांटेड टू नो वाई डिड द एप्पल फॉल ऑन द एप्पल, इसके बाद ये लिखा हुआ है द ग्राउंड। तो डिड द एप्पल नहीं होगा, क्या होना चाहिए, द एप्पल, और यहाँ पे फॉल नहीं होना चाहिए, फेल होना चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें, पास्ट में। तो हम डिड लगा हुआ है तो इसका मतलब हमें पास्ट में ही ले जाना है। तो क्या लेंगे, यानी कि बोलेंगे वाई द एप्पल फेल ऑन द ग्राउंड। तो इस तरह से ये सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं फॉल, फेल, फॉलन। तो हमारी ये सेकेंड फॉर्म है, यानी कि हम पास्ट में क्या लेते हैं, पास्ट में हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म लेते हैं। अगर कोई डेट आता है तो फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, अदरवाइज हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं पास्ट में। और डेट आता है तो हम नॉट के साथ में क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। और डेट हमेशा नॉट के लिए आता है क्योंकि वो वैसे अगर इंट्रोगेटिव होगा तो आएगा, और अदरवाइज नेगेटिव होगा तो डिड नॉट आएगा हमारा। तो डिड नॉट हो सकता है और इंट्रोगेटिव में डिड हो सकता है पास्ट की कैटेगरी में। तो आगे बात करते हैं, डिड आएगा तो सब्जेक्ट रहेगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। मैंने बात की आई आस्क्ड हिम व्हाई डिड ही कॉल मी अ फूल। तो इस तरह से ये दिया गया, डिड आया फिर से, तो आपको इसे एलिमिनेट करना है, और सेकेंड फॉर्म कॉल का क्या होगा, कॉल्ड होगा। तो इस तरह से ये इम्प्रूवमेंट आप कर लेंगे, ठीक है। इम्प्रूवमेंट होने के बाद तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं, ये बता दीजिएगा। दे कुड नॉट टेल मी वाई आया है, डिड, और ये हम करा चुके हैं। तो आगे देखिए, प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो डिड नहीं यहाँ होना चाहिए, केवल बोलेंगे प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ यू सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, यानी कि यू सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। इस तरह से ये होगा। आगे, द टीचर आस्क्ड द इंट्रूडर हु वाज ही एंड वाई वाज ही ऑक्यूपाइंग हिज चेयर। तो देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सही है पूरा। हु आया, वाज आया, तो वाज यहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, ही एंड वाई। और यहाँ पे ये जो आएगा ही के बाद आएगा, ही वाज करेंगे, और यहाँ पे वाज पहले आए तो इसके भी हम लोग ही के बाद में करेंगे ही वाज। तो ये दो दो गलतियां हैं इसमें, दोनों को सही करना है, ठीक है। आपको वाज को पहले ले जाना ही के, ठीक है, ही के बाद ले जाना है वाज को, और यहाँ पे जो वाज लिखा हुआ इसको भी ही के बाद ले जाना है। क्यों, क्योंकि आपने सीखा है ये सब किस में आते हैं, ये हमारे इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव आते हैं। तो इसको इंडायरेक्ट, जो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में आएंगे उनको हम असर्टिव में बनाएंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बात हो रही थी हमारी, सेंटेंस जब पेयर में दिया हो और उसमें डायरेक्ट भी हो इनडायरेक्ट भी हो, तो वहाँ पे कैसे पता चलता है कि हमें ये यहाँ पे रूल लगाना है, हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, इंट्रोगेटिव का। तो यहाँ पे दोस्तों ये पता चलता है कि जब कभी भी आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिए जाएंगे, उसमें साथ में दिए जाएंगे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डब्ल्यू एच बीच में आएगा। तो डब्ल्यू एच बीच में आने का मतलब ये नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब भी उसके साथ में लेकर ही चलो, क्योंकि आपने अभी तक तो सीखा होगा कि डब्ल्यू एच के साथ में हेल्पिंग वर्ब लेकर चलते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, वेयर इज गोइंग। तो मैं इस तरह से जब भी डब्ल्यू एच लेता हूँ तो हेल्पिंग वर्ब लेता था, बट यहाँ सिंगल या सेंटेंस में अगर यूज होता है तो डब्ल्यू एच के साथ में हम वाज और हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं लेंगे, वहाँ पे हमें लेना चाहिए सब्जेक्ट और प्लस हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे गलती है, तो यहाँ कर देना चाहिए हमें माई हेल्थ वाज। तो इस तरह से हमारा इंप्रूवमेंट होगा। तो बोलो समझ में आया क्या, तो इस तरह से समझ में आ जाएगा, और यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं अगर आप शुरू से वीडियो को देख रहे हैं तो, ठीक है। अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा इन चीज़ों को समझना। मैंने बोला न्यूटन वांटेड टू नो
न्यूटन जानना चाहता था कि जब चीज़ें ऊपर से नीचे की ओर ही क्यों आती हैं, जो एप्पल है वो ऊपर से नीचे की ओर ही क्यों गिरता है कोई भी वस्तु। तो ये बता दूं कि न्यूटन ने सोचा और समझा तो उन्होंने आविष्कार किया एक ग्रेविटेशनल फोर्स का, यानी कि ग्रेविटी का। तो ग्रेविटी के कारण ये हमारा ऊपर से चीज़ें नीचे आती हैं, ये साइंटिफिक रीजन है। लेकिन यहाँ सेंटेंस में इंप्रूवमेंट करना है। तो लिखा है डिड द एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड, तो डिड नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ बोलेंगे द एप्पल, जो फॉल होता है उसका हम फेल करेंगे सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट होता है डिड, तो पास्ट का हम पास्ट ले जाएंगे तो फेल बोलेंगे, यानी कि फॉल फेल फॉलन। आपको पता होगी तीनों वर्ब होती हैं, वर्ब की कैटेगरी में अभी हम जाकर सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ इंप्रूवमेंट होगा द एप्पल फेल, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट में आता है। किस में आता है, पास्ट में आता है। तो ये याद रखना आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी क्वेश्चन आपने कर लिया या नहीं। देखिए, आई आस्क्ड हिम, वाई लिखा हुआ है, डिड लिखा है, तो हमें डिड कहाँ ले जाना है, डिड को हमें सिंपल असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना। तो बोलेंगे ही कॉल्ड मी फूल, मी अ फूल, ठीक है। आगे बात करते हैं, दे कुड नॉट टेल मी वाई डिड ही कॉल हिज फादर। तो डिड लिखा हुआ है, तो डिड को हम क्या करेंगे, इसको पास्ट में ले जाएंगे, तो बोलेंगे ही कॉल्ड हिज फादर होगा। आगे मैंने बात की, प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ। तो इस तरह से जब कभी भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट कर लेंगे, आप ही कॉल्ड कर देंगे, यहाँ पे डिड को हम पास ले जाएंगे, तो क्या बोलेंगे, यू सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, यानी कि यू सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन होगा। द टीचर आस्क्ड द इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे WH आपने देखा, WH है, हु वाज नहीं होना चाहिए, हु ही वाज होना चाहिए। और यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, इसको इंटरचेंज कर दिए, ही वाज होना चाहिए। ओके, क्लियर। आगे चलते हैं, क्रिस्टल क्लियर करते चलिए, कॉन्सेप्ट में यहीं पे बिल्ड करेंगे हम लोग। आगे चलकर बहुत ही धुआंधार करने वाला है सेशन, ठीक है, फास्ट, बहुत तेजी से। और यहाँ पे एक्सप्रेस आपको को करना होता है कुछ वर्ड्स को, तो हम उनका यूज़ करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। जो आप कैटेगरी आप सीखते आ रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में हमने क्या सीखा, और इसमें हम सीखेंगे अफर, यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टू एक्सप्रेस किया जाता है, ऑर्डर होते हैं, एडवाइज होती है, रिक्वेस्ट होती है। जब कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने V1 का यूज़ कर लेते हैं, डू का यूज़ करते हैं, डू नॉट का यूज, इसको शॉर्टकट में कभी कभी डोंट भी बोलते हैं, जैसे डोंट सिट हियर, डोंट टॉक टू मी, है ना, डोंट पनिश हिम। तो इस तरह से हम डोंट का यूज़ करके आगे वर्ब को जोड़कर हम सेंटेंस को बना लेते हैं। तो लेट भी एक हमारा क्या होगा, इम्परेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। तो जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट हिम गो, उसे जाने दो, ठीक है। तो इस तरह से लेट के सेंटेंस में हम यूज कर लेंगे। डू का मतलब होता है जैसे डू वर्क हार्ड, तो इस तरह से हम सेंटेंस के डू के फॉर्म में बना लेते हैं। V1 का मतलब होता है डायरेक्टली आप बोल सकते हैं डन वर्क हार्ड, तो इस तरह से हम यूज करेंगे, यानी कि डू का, V1 का और डू नॉट का, लेट का। तो इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, डू नॉट टॉक टू हर, ठीक है, डोंट टॉक टू हर भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ शॉर्टकट में आप ऐसे लिख सकते हो DON शॉर्ट में T, ठीक है, डोंट टीच मी, मुझे मत सिखाओ। तो इस तरह से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ फिनिश द वर्क, कृपया अपना वर्क जो है कार्य समाप्त करिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपने देखा इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होना चाहिए, टू एक्सप्रेस ऑर्डर हो सकते हैं, एडवाइज हो सकती हैं, रिक्वेस्ट हो सकती हैं, यानी कि ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट कैसे यूज़ करते हैं, V1 डू नॉट का, और हम लोग लेट का यूज़ करते हैं। डू से दो याद रखने हैं, डू नॉट, और V1 का यूज़ करना है, लेट का यूज़ करना है, तो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। आगे देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे होते हैं, देखिए, जब सेंटेंस हमारे ऐसे दिखते हैं, वो फीलिंग बताते हैं, इमोशंस बताते हैं, और रिएक्शंस उनका होता है, उनके लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, व्हाट आउ, यानी कि व्हाट और हाउ। इंटरजेक्शन स्ट्रक्चर कैसे होता है, हुर्रा और वाव, यहाँ पे ओ भी आ सकता है, तो यहाँ पे अलास भी आ सकता है। तो ये सब वर्ड हमारे किसके रहेंगे, ये सब वर्ड हमारे किसके रहेंगे, ये इंटरजेक्शन के रहेंगे, ठीक है। तो उसके इंटरजेक्शन इस तरह से होता है, ये हमारा इंटरजेक्शन का रिमार्क होता है, लेकिन ये सेंटेंस हमारे कहलाएंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाएंगे, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे मैंने बोला व्हाट अ मूवी, क्या मूवी थी यार, बहुत ही फैंटेस्टिक और शानदार थी, मूवी की बात कर रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसा दिख रहा है, वहाँ पे इंटरजेक्शन रिमार्क का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इंटरजेक्शन रिमार्क का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट अ मूवी, मैंने बोला हुर्रा गॉट सेलेक्टेड फॉर द जॉब, तो हुर्रा के साथ में ये वर्ड ही खुद एक्सक्लेमेटरी का है, और इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं इंटरजेक्शन
के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो इस तरह से ये यूज हो जाएगा और ज़्यादा खास नहीं है इसमें, लेकिन आपको जानना चाहिए कि कैसे सेंटेंस किस तरह दिखता है, ठीक है। फॉर्मेशन क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया था, बताया भी था आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करेंगे, टू एक्सप्रेस ब्लेसिंग और कर्स विश, यानी कि आशीर्वाद के रूप में, अभिशाप के रूप में और शुभकामनाओं के रूप में, ठीक है। तो आपको याद रखना, ब्लेसिंग, आशीर्वाद, कर्स, अभिशाप और विशेष शुभकामनाएं की शुभकामनाएं, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको यूज करेंगे, उनको बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होगा, मे, सब्जेक्ट और V1। जैसे मैं बोलता हूँ ना, मे आई प्रे टू गॉड, तो इस तरह से मे आई प्रे टू गॉड का मतलब होता है मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मैं आगे सेंटेंस कोई भी जोड़ सकता हूँ कि आप दीर्घायु हों, यानी कि मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जीवित रहें। तो इस तरह से हम इंग्लिश पे यूज कर सकते हैं और यहाँ पे मे का यूज करते हैं क्योंकि ये हमारा एक क्या होता है, ब्लेसिंग होती है। तो हम कह सकते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मतलब भगवान आपका भला करे, तो गॉड ब्लेस यू कह सकते हैं। और आप ये कह सकते हैं मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है बेटा। तो आगे बात करते हैं, मे यू रॉट इन हेल, तुम नर्क में जाओ। तो इस तरह से तुम्हें नर्क में जाना पड़ेगा, तो मे यू रॉट इन हेल, यहाँ पे कर्स यानी अभिशाप, अभिशाप के बारे में बात हो रही है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, वेरी सिंपल है। ऑप्टेटिव सेंटेंस आपने सीखा, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, इमोशंस से, रिएक्शन से होते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में ब्लेसिंग होती है, कर्स होती हैं, विशेष होती हैं। और आप वहाँ पर क्या सीखे थे, इम्परेटिव सेंटेंस में एक्सप्रेस, ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट, ये तीन मुश्किल होते हैं थोड़े से, लेकिन इनको ध्यान में रखना है। क्या रखना है, ध्यान में रखना है। एक्सक्लामेटरी कहता है कि जब कभी भी सेंटेंस हमारे गिवन हो तो उसमें ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट की बात आती है। किस में बात होती है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात होती है, आपको इम्परेटिव के कॉन्टेक्स्ट में बात होती है। और ऑप्टेटिव में क्या कहना चाह रहा था, ये कह रहा है एक्सप्रेसिंग, ब्लेसिंग, कर्स, विशेष की बात होती है। और आगे बात हो रही है हमारी फ्रेजेस की, ठीक है। फ्रेज की बात करेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला है कि ये परीक्षा में पूछा जाता है हर बार। तो आप फ्रेज और वीएस क्लॉज के बारे में सीखेंगे, कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे फ्रेज क्या कहना चाह रहा है, जब कभी फ्रेज दिया होता है तो इसमें फ्रेज में सेंटेंस ये होता है, ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है, आ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। उसका मीनिंग तो निकलता है लेकिन अधूरा मीनिंग निकलता है, उसी को हम फ्रेज कहते हैं। ये एक कलेक्शन होता है वर्ड्स का, ठीक है, वर्ड्स का कलेक्शन होता है। और इसको हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का ग्रुप होता है जो एक सेंस देता है लेकिन वो इनकम्प्लीट सेंस देता है, यानी कि नॉट कंप्लीट, उसका कंप्लीट सेंस नहीं आता। जैसे मैं बोलूँ अंडर द ट्री, एट द डोर, रियली फास्ट, कैन नॉट गो, तो इस तरह से ये हमारे क्या फ्रेज हैं सभी। ये मीनिंग तो दे रहे हैं लेकिन ये इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है, तो उनको हम फ्रेज बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखना फ्रेज क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, जैसे मैंने बोला यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन, इसके पास कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब कम्बिनेशन नहीं होता है। ये आपको कहाँ फ़ायदा करेगा, जब हम इसी का फ्रेज का क्लॉज पढ़ेंगे तो क्लॉज में ये फ़ायदा करेगा कि सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन होता क्या है। ये एक जोड़ा होता है जहाँ पे सब्जेक्ट एग्रीमेंट करता है वर्ब से, ठीक है, या कह सकते हो वर्ब एग्रीमेंट करता है सब्जेक्ट से, दोनों का रिलेशन वहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे फ्रेज के पास में ना तो कोई हमारी सब्जेक्ट होती है ना तो कोई वर्ब होती है, और सिर्फ वर्ड्स का कलेक्शन होता है जिससे हमें मीनिंग का हल्का फुल्का सेंस पता चलता है। जैसे मैंने बोला एट द डोर, ठीक है, अंडर द ट्री, तो इस तरह से मैं निकाल सकता हूँ, उसका सेंस दे रहा है कुछ, लेकिन कुछ कौन क्या कैसे ये नहीं पता चलता है। तो अ फ्रेज कैन नॉट बी अ कंप्लीट सेंटेंस, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, बिकॉज इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग, क्योंकि ये पूरा मीनिंग नहीं देता है और इसके पास में कोई भी सब्जेक्ट वर्ब नहीं होती है। और कह सकते हैं व्हाट डज अ फ्रेज डू, यानी फ्रेज करता क्या है। तो फ्रेज करता क्या है, देखिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना है। द पर्पज ऑफ फ्रेज इज टू यानी कि कम्प्लीमेंट द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो फ्रेज होता है इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो गिवन होता है उसका एक कम्प्लीमेंट होता है। कम्प्लीमेंट मतलब ये सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बताता है बच्चा, ठीक है। तो जैसे मैं बोला सी इज सिटिंग, ये बैठ रही है या बैठी है, इसका मतलब बैठ रही है, ठीक है, सिटिंग।
सिट होता है तो बैठी। तो यहाँ पे सी इज सिटिंग का मीनिंग क्या दे रहा है? मीनिंग ये दे रहा है कि अंडर द ट्री, यानी कि पेड़ के नीचे कौन बैठ रही है? वह महिला बैठ रही है, ठीक है। तो सी इज सिटिंग अंडर द ट्री, वह महिला क्या कर रही है? पेड़ के नीचे बैठ रही है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ये एक फ्रेज है और ये एक क्या है? सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला, ये वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। तो हम इस तरह से ये कह सकते हैं ये एक पूरा दिखने में आपको क्लॉज जैसा लग रहा होगा। हाँ जी, क्लास भी है और ये हमारा क्या है? फ्रेज भी है। तो फ्रेज और क्लॉज में कन्फ्यूजन ना हो। क्लॉज वो होती है जहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हों और पेयरिंग में पूरा सेंस देते हों, वो क्लॉज। और यहाँ पे अगर मैं इसको छिपा लूँ और इसको मैं बताऊँ तो ये क्या है? फ्रेज है, ये हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब है। तो इस तरह से ये मिलकर एक ओवरऑल कंप्लीमेंट बन रहा है। किसका कंप्लीमेंट बन रहा है? ये हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का कंप्लीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट बन रहा है। तो सी इज सिटिंग अंडर द ट्री, इस तरह से पूरा सेंटेंस बनेगा। और लेकिन ये कंप्लीट किसको करेगा? ये सब्जेक्ट और वर्ब के सेंस को पूरा आगे तक बढ़ाएगा, तो ओवरऑल कंप्लीट सेंस देगा, ठीक है। आगे बात करें क्लॉज की, तो क्लॉज हमारी किस तरह से होती है, देखिएगा ध्यान से। क्लॉज अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये एक क्लॉज होती है जो ग्रुप ऑफ वर्ड होती है। जो मैंने फ्रेज के बारे में बताया, यानी कि मैंने फ्रेज की बात करूँ तो ऑफ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड भी होता था, लेकिन वहाँ इनकम्प्लीट सेंस गिवन होता था। लेकिन यहाँ क्या हुआ? विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग एंड आल्सो हैज़ अ सब्जेक्ट वर्ड कॉम्बिनेशन विथ। बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर बात लिखी है, आपको जानना चाहिए। क्लॉज एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जो क्या करता है? कंप्लीट मीनिंग देता है और ये एक सब्जेक्ट वर्ब के साथ में कॉम्बिनेशन बनाता है। मतलब ये आएंगे तो आएंगे भैया सब्जेक्ट वर्ब के साथ आएंगे, अदरवाइज आएंगे नहीं। इनका रिश्ता हो चुका है, तो रिश्ता ये जो हो चुका है तो एक साथ आएंगे, जहाँ कहीं आएंगे तो वो क्लॉज कहलाएंगे। जैसे मैंने बोला सी इज हंग्री, वह भूखी है। अगर हंग्री की बात करें तो ये एडजेक्टिव है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है यानी प्रोनाउन है। तो सी इज आ गया, तो यहाँ कह सकता हूँ कि ये क्लॉज है। हंग्री यहाँ पे भी है। और क्लॉज हमारी दो तरीके से होती है, वो कैसे होती है आपको आइए दिखाता हूँ। तो यहाँ पे नोट करके कुछ बात लिखी है, वो भी आपको जाना चाहिए। अ सिंपल सेंटेंस कैन आल्सो बी कॉल्ड वन क्लॉज, एक सिंपल सेंटेंस में एक क्लॉज हो सकती है और कोई सेंटेंस होगा तो उसमें एक से अधिक भी हो सकती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, जी बात बहुत अच्छी है। लिखिए, देखिए सम सेंटेंस में हैव मोर देन वन क्लॉज, मतलब कुछ अगर सेंटेंस की बात करें, यानी कि कुछ सेंटेंस की बात करें तो उसमें एक से अधिक हमारी क्लॉज हो सकती है। जैसे मैंने बोला आई वेटेड फॉर हर, मैं उसके लिए इंतजार कर रहा था। बट लेकिन सी डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आई। तो यहाँ सेंस क्या है? आई वेटेड फॉर हर बट सी डिड नॉट कम, मैं उसके लिए इंतजार कर रहा था लेकिन वह नहीं आई। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब मिला, सब्जेक्ट है वर्ब है, तो यहाँ कॉम्बिनेशन बना, तो ये क्लॉज वन क्लॉज हो गई। बट क्या है? कंजक्शन है और ये किसको जोड़ रहा है? ये अगले वाले सेंटेंस को जोड़ रहा है। ये सी क्या है? एक प्रोनाउन है, इसी को बोलेंगे सब्जेक्ट। और यहाँ पे डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पे नॉट क्या है? नॉट तो नॉट ही है, तो इस तरह से कम हमारा है। और यहाँ पे डिड नॉट है, तो डिड नॉट एक वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, मतलब इसमें टू क्लॉज है। कितनी क्लॉज है? टू, क्योंकि जहाँ सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे क्लॉज बेटा, ठीक है, उसको बोलेंगे क्लॉज। जैसे अगला एग्जांपल है सोनाली लाइक्स मी, यानी सब्जेक्ट सोनाली है और लाइक्स एक वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब मिला तो ये एक वन क्लॉज बन गई। जहाँ सब्जेक्ट वर्ब दिखे वो क्लॉज होती है बेटा, ठीक है। ये तो ऑब्जेक्ट है। बट एक कंजक्शन है, तो मैंने बोला आई लाइक डिब्बी, तो इस तरह से ये सब्जेक्ट आई होगी, लाइक होगा हमारा वर्ब। तो आगे हमारा जो लिखा हुआ है सेंटेंस, फिर से उसने बोला बिकॉज आई वांट टू मैरी हर, तो आई वांट, यहाँ पे आई हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और वांट क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो इस तरह से ये भी हमारा सब्जेक्ट एक मिला, वर्ब एक मिला। तो कितने क्लॉज हैं आपसे पूछा जाए तो इसमें नंबर ऑफ थ्री क्लॉज हैं, ठीक है, थ्री क्लॉज हैं, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब को दो जगह पे पेयरिंग दिखने को मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इस वाले सेंटेंस में तीन है। तो बोला भी है जब कभी भी कोई सेंटेंस होता है तो उसमें एक से अधिक हो सकती है क्लॉज, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं, आइए देखते हैं क्लॉज कितने प्रकार की होती है। क्लॉज हमारी दो तरीके की होती है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। टाइप्स ऑफ क्लॉज का मतलब होता है कि जो इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल स्वतंत्र, वो किसी पर निर्भर नहीं होती है, उसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं।
जैसे कोई सर्विस करने लगता है या कोई अपना खुद का बिजनेस करने लगता है, या आप मतलब थोड़ा इजीली समझ सकते हो, लेकिन जो बिजनेस करता है या कोई सर्विस करता है तो वो भी एक इंडिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि स्वतंत्र मतलब होता है कि फ्री, बिल्कुल आज़ाद। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट का मतलब वो खुद का एक मीनिंग रखता हो। डिपेंडेंट वो एक अकेलौता ऐसा जो किसी पर निर्भर होता है, वो खुद की अपनी वैल्यू को नहीं रखता है। ठीक है, ध्यान से समझना, यहीं पे समझ जाओगे, डिफिनीशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डिपेंडेंट मतलब वो होता है जो किसी पर निर्भर होता है, वो खुद का वजूद नहीं रखता है, खुद का मीनिंग नहीं रखता है, तो उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट। वो खुद का सिंगल मीनिंग नहीं दे सकता, अगर कोई उसके साथ जुड़ रहा होता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है और उसका मीनिंग देने लगता है। ठीक है, तो वो डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट वही होता है बच्चा जो खुद का मीनिंग रखता है और खुद की वैल्यू समझता है और खुद के बारे में जानता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे पूरा डिक्लेरेशन इंग्लिश में बताया मैंने, उसको मैंने हिंदी में पहले ही समझा दिया, तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे मैंने बोला बोला इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है, एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज द सेम एज अ कंप्लीट सेंटेंस एंड कैन स्टैंड अलोन। जो हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट कहलाएगी और कंप्लीट मीनिंग देगी, सेंटेंस होगा कंप्लीट, और उसका अकेले रहने में वो सक्षम होगी, यानी कि स्टैंड अलोन अकेले मीनिंग दे सकती है। जैसे मैंने बोला ही एट डिनर, उसने डिनर किया। ही आई वॉज वर्किंग, आई वॉज वर्किंग मैंने कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, आई टीच यू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यू गो देयर आप वहाँ जाते हैं। यू गो टू स्कूल आप स्कूल जाते हैं। तो इस तरह से न जाने कितने बतेरे पड़े हुए एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट के बहुत सारे बना सकते हो। ठीक है, और उसके इंडिपेंडेंट में थोड़ा मुश्किल होती है, उसके हम बना भी सकते हैं। और कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। क्या करेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो डिपेंडेंट मैंने जैसा बोला कि वो किसी ना किसी पे डिपेंड होती है। आइए डिफिनीशन के थ्रू समझते हैं जो इंग्लिश में मैंने लिख रखा है। डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन। डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी अकेले नहीं रह सकती। इट हैज़ अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसके पास कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है। इट कुड नॉट बी अ सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन तो होता है, इट हैज़ अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन तो होता है, लेकिन इट कुड नॉट बी अ सेंटेंस बाय इट सेल्फ। ये खुद के अपना खुद का सेंटेंस मीनिंग नहीं दे पाता है, इट सेल्फ खुद की एक मीनिंग नहीं दे पाता है, कुड नॉट बी अ सेंटेंस नहीं कह पाता। इट नीड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए होगा टू कंप्लीट द सेंटेंस, जो इसकी पूरी मीनिंग को दे सके। ठीक है, जैसे मैंने बोला व्हेन राहुल गॉट होम। व्हेन मतलब जब राहुल घर गया, उसके आगे कुछ होना चाहिए ना, उसके आगे कुछ होना चाहिए। मैंने बोला व्हेन राहुल गॉट होम, जब राहुल घर गया, तो उसके बाद हम जोड़ सकते हैं उसने नहाया, उसने खाना किया, वो सो गया, वगैरह वगैरह जो भी आप इंक्लूड करना चाहते हैं। तो वहाँ पे ये आपको कुछ सेंटेंस दिखने को मिलेंगे, वो हम आपको आगे बता देंगे कैसे दिखेंगे कि हम वहाँ पर सर ये हमारी इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है, कैसे पहचानेंगे। तो डिपेंडेंट के लिए पहचानने का तरीका यही है कि कुछ हमारे फॉर्मेशन होते हैं, उनके जरिए से समझ सकते हैं और हम पहचान सकते हैं कि वो कैसा दिखता है और कैसा होता है। तो व्हेन राहुल गॉट होम ही हैड डिनर, जब वह घर गया ना बेटा, तो उसने नाश्ता किया या डिनर किया। तो इस तरह से मीनिंग होगा। एक सेंटेंस में अपने तरफ से तुम्हें देना चाह रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा उसको। मैंने बोला इफ़ यू कम हेयर, इफ़ मैं बोल ही देता हूँ, लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखनी मिलता है, यहाँ पे बोर्ड है छोटा। ठीक है, इफ़ यू, जैसे मैंने बोला इफ़ यू कम हेयर, यदि तुम यहाँ आते हो, तो आई विल टीच यू मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, इफ़ यू कम हेयर, और आगे मैं सेंटेंस छोड़ दूँ तो ये इफ़ यू कम हियर इसके बाद होना चाहिए कुछ। तो इफ़ यू कम हियर ये एक सेंटेंस हमारा इंडिपेंडेंट है, और इसके आगे अगर मैं जोड़ दूँ आई विल टीच यू मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर एक ये जो सेंटेंस मैंने बोला है आई विल टीच यू, ये एक क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ये इंडिपेंडेंट मिलकर डिपेंडेंट की वैल्यू बढ़ा देगा तो पूरा मीनिंग देने लगेगा, यानी यदि तुम मेरे पास आते हो तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो इस तरह से मीनिंग वो दे जाएगा, तो वो आप समझ जाइएगा। आगे प्रैक्टिस करोगे तो बाकी चीज़ें पता हो जाएंगी, तो कोई टेंशन नहीं। देखिए मैंने बोला डिपेंडेंट क्लॉज ऑफन बिगिन विद द वर्ड्स सच एज, जब भी डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो कैसे शुरू होती है, मैंने अभी बोला था कि आपको बताऊंगा। देखो व्हेन है, वाइल है, इफ़ है, अनलेस है, आल्दो, एज सुन एज लॉन्ग एज, बिकॉज, सिंस, एटसेट्रा बहुत सारे होते हैं, तो इनके पास सब्जेक्ट वर्ब होगा।
यानी कि वो वर्ड दिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब होगा, उसके बाद एक मीनिंग, वो सेंटेंस नया जुड़ेगा। वो सेंटेंस भी किस कॉन्टेक्स्ट में होगा, वर्ब कौन सी लगी, ये भी डिफाइन कौन करेगा, यही डिफाइन करेगा। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में कभी भी व्हेन वाइल इफ अनलेस ऑल्दो एज सोन एज लॉन्ग बिकॉज ऑफ सिंस दिखते, तो इनके साथ में 98% हमारा क्या आता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। उसके बाद में हम फ्यूचर का यूज़ कर सकते हैं और पास्ट का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगले वाले पार्ट में फ्यूचर ही होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन को देखते हुए फ्यूचर होता है। जैसे यहाँ पे वाइल ही वॉज प्लेइंग, जब वह खेल रहा था, तो यहाँ पे आगे होना चाहिए ये उस, जब वह खेल रहा था भाई, तो वो उसने गिर गया होगा या उसने कैच लिया होगा, क्या होगा आगे बताना है, तो डिपेंडेंट है, इसके लिए हमें एक इंडिपेंडेंट चाहिए होगा। तो यहाँ पे ये पहचान सकते हो वाइल ही वॉज प्लेइंग, जब वह खेला था। इफ़ यू कम हियर, यदि तुम यहाँ आते हो, तो इसको हम देखकर बता सकते हैं कि ये डिपेंडेंट है। और आगे अगर बात पूरी दूसरा सेंटेंस आ जाए, तो यहाँ आई विल टीच यू, ठीक है, और इस तरह से हम बना सकते हैं। यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं कोई भी क्या, इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे ये डिपेंडेंट कैसा था, आपने पहचान लिया। ठीक है, डिपेंडेंट के लिए हमें व्हेन वाइल इफ अनलेस आल्दो एज सून एज लॉन्ग बिकॉज सिंस, इनका याद रखना है। ठीक है, इनको अब चलते हैं, असली घड़ी आ गई है, और इस तरह से ये लैंग्वेज वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है, वो आपको याद रखना है, और इसका हम वन बाई वन टेकल भी करेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, फिर वर्ब लेंगे तीसरे नंबर पे। तो ये मैराथन क्लास है, सब कुछ इसमें कवर कर देंगे हम। ठीक है, जो जैसे वर्ब की बात करें, तो वर्ब हमारी क्या होती है, एक्शन फॉर्म होती है, जो स्टेट को बताती है, और इसमें स्टेट भी आती है। और नाउन क्या होती है, एक नेमिंग वर्ड होता है, जो हमारा किसी पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, थिंग के बारे में बताता है, वो नाउन होता है। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन रिप्लेस करता है नाउन को, जो नाउन की जगह पर आ जाता है उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे हम कैसे, जैसे मैं बोलूँ शीला इज़ द गुड गर्ल, शीला की जगह मैं सी का यूज़ कर सकता हूँ, सी एक प्रोनाउन है, शीला एक नाउन है, तो हम रिप्लेस कर देते हैं किसको, नाउन को। ठीक है, आगे एडजेक्टिव की बात करते हैं, तो एडजेक्टिव हमारा मॉडिफायर होता है, किसकी, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को मॉडिफाई करता है और बताता है विशेषता को। तो हम कह सकते हैं एडजेक्टिव मॉडिफायर बनता है किसका, नाउन और प्रोनाउन का। एक है एडवर्ब, एडवर्ब क्या करता है, मॉडिफाई करता है वर्ब को और एडजेक्टिव को, और एडवर्ब खुद को भी कर लेता है। ये एक एडवर्ब एक इकलौता ऐसा बच्चा है, छोटा सा प्यारा सा, वो क्या करता है, खुद को भी क्वालिफाई कर लेता है। ठीक है, कैसे करता है मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, यानी एडवर्ब की बात करें तो मॉडिफायर है, किसके बारे में, एक तो वर्ब को बताएगा, एक तो एडजेक्टिव को बताएगा, एक खुद के बारे में एडवर्ब के बारे में बताएगा, यानी कि खुद के बारे में बता देता है। तो इसके बाद याद करेंगे आप लोग प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में होता क्या है, ये रिलेशनशिप बताता है, किसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में रिलेशनशिप बताता है, तो उसे हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। आगे है कंजक्शन। कंजक्शन ज्वाइनिंग वर्ड होता है, जो दो सेंटेंस को, दो वर्ड को जोड़ता है, उसे हम कंजक्शन बोलेंगे। इंटरजेक्शन एक्सप्रेस किए जाते हैं वर्ड्स, जैसे मैंने बोला अलास, हुर्रा, वाओ, ओह, इस तरह से। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये रिमार्क होता है, तो इस तरह से हम इनको यूज करेंगे, और आपको मैंने जैसा बताया भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए सो क्या है। सो एक हमारा कंजक्शन भी होता है और एक हमारा एडवर्ब भी होता है। ठीक है, तो सो के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बोला आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे सो का मतलब होता है, सो एक एडवर्ब है, सॉरी क्या है, एक एडजेक्टिव है। जो मैंने अभी बोला, जो एडवर्ब है वो एक वर्ब को क्वालिफाई करेगा, मॉडिफाई करेगा, और किसको करेगा, एडजेक्टिव को करेगा, और खुद एडवर्ब खुद को भी कर लेगा। तो इस तरह से तीन को करता है क्वालिफाई, यानी कि वर्ब को, एडजेक्टिव को, और एडवर्ब खुद को। तो यहाँ पे एडवर्ब किसका मॉडिफाई बन रहा है, तो सॉरी का बन रहा है, यानी जो सॉरी वर्ड है वो बढ़ा चढ़ा कर बताना चाह रहा, तो इसीलिए बोलेगा आई एम सो सॉरी। ठीक है, आई एम सो सॉरी, इस तरह से ये बढ़ाकर चढ़ाकर बात की जा रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि सॉरी एडजेक्टिव के फॉर्म में। तो सॉरी एक हमारा एडवर्ब बन गया, और सॉरी एक हमारा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कह सकते हैं, मॉडिफाई कह सकते हैं। अधिकतर मैंने देखा है कि बच्चे सीखते क्या है, क्वालिफाई। क्वालिफाई मतलब भी ठीक है, और मॉडिफाई मतलब भी ठीक है, लेकिन मॉडिफाई बहुत ज़्यादा सुटेबल वर्ड है। मतलब मॉडिफाई उसके बारे में और बढ़ा चढ़ा कर, मैंने बोला ही इज, मैंने बोला ही इज गोइंग,
मैंने बोला वह जा रही है, वह जा रहा है, ठीक है, ही इज गोइंग। अगर मैं बोलूँ ही इज स्लोली गोइंग, वह धीरे जा रही है, ठीक है, धीरे धीरे जा रही है, तो स्लोली किसको बता रहा है? वर्ब के बारे में बता रहा है ना, तो मॉडिफाई करता है, उसको कम कर देगा या ज़्यादा कर देगा। मॉडिफाई का मतलब तो यही होता है ना, तो इसीलिए आपको याद रखना है कि मॉडिफाई कर देता है। तो यहाँ पे ही वॉज पुअर, वह गरीब है, ठीक है, वह गरीब था। सो यहाँ पे एक आया है। अच्छा, कंजक्शन बहुत आसानी से पहचान सकते हो, कैसे पता है? जब कभी भी सब्जेक्ट हो उसका हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है, कोई सब्जेक्ट हो उसका कोई वर्ब हो, तो उसके बाद जब ये बन जाता है मेरे बच्चे क्लॉज, और यहाँ पे ये क्लॉज बन जाती है, तो दो क्लॉज कंजक्शन ही तो जोड़ सकता है मेरे दोस्त, बोलो हाँ कि ना? प्रपोजिशन भी जोड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर कंजक्शन बहुत ही बेटर है। प्रपोजिशन रिलेशन बताता है, ना कि जोड़ता है। कंजक्शन ही जोड़ता है इकलौता। तो यहाँ पे पूरी बात समझ में आ जाएगी कि ही वाज पुअर, वह गरीब था। सो तब भी उसने क्या किया? दे हेल्प हिम, तब भी उन्होंने उनकी मदद की, ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे इस कंजक्शन जोड़ रहा है दो सेंटेंस को। आगे मैंने बात की ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, क्योंकि बेसिक ग्रामर है तो यहाँ भी जानना है आपको ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो सब्जेक्ट के लिए तो मैं बता दूँ कि वाट का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला यू आर राम, तो यू आर राम, तो आपको पता चल रहा है ना, यू आर राम। यहाँ पे यू क्या है? वाट। तो वाट का सेंस क्या है? राम। तो राम एक सब्जेक्ट है, और आर यू राम, तो यहाँ पे भी आप पता कर सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, लेकिन हम यहाँ जो लिखा है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और जैसे मैंने बोला ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब के साथ में एक ऑब्जेक्ट आया है, और यहाँ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। इसका मतलब समझ पा रहे हो ना आप? नहीं समझ पा रहे हो तो देखिए, जब कभी भी वर्ब आएगी उसके बाद में हमेशा उसका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट दो ही हो सकते हैं, या तो वो नाउन हो या तो वो प्रोनाउन हो, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? उन्हीं को बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो जगह आपको देखने को मिल सकते हैं, एक तो वर्ब के पास में और एक प्रीपोजिशन के बाद में, तो दो जगह आपको ऑब्जेक्ट दिखने को मिल सकते हैं। जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पे कैसे पता करेंगे कि मेरे भाई ऑब्जेक्ट है वर्ब का? तो हम वहाँ क्वेश्चन करेंगे वर्ब से, बोलेंगे व्हाट हूम। अगर व्हाट और होम का रिप्लाई आ जाता है तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगी कि वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं, मिल पा रहे हैं। और यहाँ पे एक और जोड़ लो, यहाँ पे एक वेयर आता है। वेयर का भी यूज़ करते हैं कभी कभी हम लोग, किसको फाइंड करने के लिए? ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब को ऑब्जेक्ट पता करने के लिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारे केस में क्यों कौन कौन हो सकते हैं? नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? अगर आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो फिर से समझा देता हूँ आपको, यहाँ पे जरूरी है। मैंने बोला ऑब्जेक्ट, तो आपके दिमाग में आओ सर ऑब्जेक्ट कैसा? तो आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट वही जो नाउन प्रोनाउन हो, क्योंकि वही तो बनेंगे, वही हमारे बनेंगे क्या? ऑब्जेक्ट। नाउन प्रोनाउन होते हैं। तो वर्ब के ऑब्जेक्ट ले सकते हैं और हम प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, दो तरीके से ले सकते हैं। वर्ब के लेंगे तो वहाँ पे व्हाट और हुम का रिप्लाई आना चाहिए और वेयर का भी रिप्लाई आना चाहिए, इस तरह से हम इनको बता सकते हैं। ऑब्जेक्ट इस तरह से नाउन प्रोनाउन कहलाएंगे, और आगे कैसे हम फाइंड करेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं और बाकी चीज़ें, ठीक है। मैंने बोला सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, कंप्लीट अगर मीनिंग दे रहा है सब्जेक्ट के बारे में तो कंप्लीमेंट होगा, कंप्लीट दे रहा है। और ये जो चीज़ है कंप्लीमेंट नहीं होगा कब? जब सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताएगा। लेकिन यहाँ समझो, लिंकिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट लेते हैं। कैसे लेते हैं? जब लिंकिंग लिंकिंग वर्ब दी हो तो यहाँ पे लुक है, साउंड है, स्मेल है, फील है, टेस्ट, अपीयर, सीम, गेट, ग्रो, रिमेन, बिकम, बी मेन, बी मेन वर्ब, यानी बी की जो जितनी फॉर्म आती है, जैसे इज ऑम, इज एम, वाज वर, बी बीन बीइंग, तो ये सभी बी की फॉर्म आएंगी। तब भी हम क्या लेंगे? उसको लिंकिंग वर्ब ही मानकर चलेंगे और उसका हम बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आइए समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। मैंने बोला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचानेंगे, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सबसे सिंपल है, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा और वो एडजेक्टिव भी होगा। तो एडजेक्टिव भी होगा तब भी वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही होगा, ठीक है।
लाखों। हाँ, तो बात यहाँ पे करने जा रहे हैं हम लोग। देखिए, तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कैसे पहचानेंगे? तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट पहचानने के तरीके तीन हैं। नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, और वो खुद के बारे में एडजेक्टिव भी रखता होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल के थ्रू आइए समझते हैं बहुत ही अच्छे से। मैंने बोला सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कब होता है? जब सब्जेक्ट के बारे में ही बात की जाती है। जो सब्जेक्ट होता है उसी के बारे में बात की जाती है, वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। जैसे मैंने बोला आई और एम अ टीचर। जो एम है, मैंने अभी आपको बोला लिंकिंग वर्ब, तो लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है जब कभी भी ये बी की फॉर्म हो, इज एम आर वाज वर, तो ये क्या करते हैं? ये हमेशा क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बारे में ही बताते हैं। जैसे मैंने बोला आई वाज अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ आई एक सब्जेक्ट है, एम एक बी की फॉर्म है जो मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। जब बी की कभी भी कोई फॉर्म मेन वर्ब की तरह काम करे तो वो हमेशा क्या होती है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बता रही होती है। तो मैंने बोला अ टीचर, वो टीचर जो है वो खुद ही तो आई के बारे में बता रहा है। तो इस तरह से कह सकते हो कि ये एक सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। ठीक है, आई एम अ टीचर, तो एक टीचर है वो खुद आई है। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया, तो यानी सब्जेक्ट इक्वल टू सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ये बराबर है। अगर दोनों बराबर नहीं होते तो अदर चीज़ों की इंफॉर्मेशन देगा तो हम कह सकते हैं वहाँ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट नहीं है। इसके पहचान मतलब इसको जानने का कारण बस इतना है कि आपको ग्रामर में एरर फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे कि यहाँ पे कोई चीज़ हो रही होगी, वो किस तरह से लिखी होगी वो बताएगा सेंटेंस में, तब हमें पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। वी आर फ्रेंड्स, तो वी आर फ्रेंड्स, हम लोग एक मित्र हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड अगर लिखा हुआ है तो फ्रेंड कौन है? ये वी है। तो वी मतलब हम ही सभी लोग क्या हैं? एक मित्र हैं, यानी कि हम सभी लोग मित्र हैं। तो इसके लिए ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बना, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहा है। ये आर क्या है? एक मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, जिसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। आगे सी इज़ ब्यूटीफुल, मैंने बोला सी एक सब्जेक्ट है, इज एक मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। इज हमारा क्या है? लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। ब्यूटीफुल एक सुंदरता है, वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो ब्यूटीफुल कौन है? वो सी ही तो है, जो सब्जेक्ट के बारे में बता दे उसी ही बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ब्यूटीफुल किसके बारे में बता रहा है? ब्यूटीफुल हमारा सी के बारे में बता रहा है, यानी कि सी जो है वो सुंदर है। ठीक है, शुगर टेस्ट स्वीट, मैंने बोला जो चीनी है मीठी होती है। तो यहाँ पे स्वीट क्या है? एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पे टेस्ट क्या है? एक मेन वर्ब की तरह काम, लिंकिंग वर्ब इसको मानेंगे। शुगर हमारा नाउन है, सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। तो शुगर के बारे में स्वीट बता रहा है, तो इसीलिए ये क्या होगा? सब्जेक्ट यहाँ पर तो होगा, लेकिन ये हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, क्योंकि मैंने आपको बोला या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एक एडजेक्टिव होगा, वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बना देते, तीनों में से कोई आ जाए। स्वीट क्या है? एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव भी तो एक हमारा बताता है किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में, तो हम कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने बोला सी सब्जेक्ट है, इज हमारा मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। आ एक आर्टिकल है जो लड़की के लिए आया है, एक लड़की कैसी है? सुंदर है, ब्यूटीफुल। सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल सुंदरता है। सुंदरता चीज़, जो सुंदर चीज़ें होती हैं उनके लिए हम लोग ब्यूटीफुल कह सकते हैं, और यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, तो हम कह सकते हैं सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे अगर आइडेंटिफाई करना हो पार्ट ऑफ स्पीच के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम सी एक प्रोनाउन मानेंगे, इज एक मेन की तरह काम कर रही है, आ एक आर्टिकल है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और गर्ल है क्या है? नाउन है। तो यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, आगे इट वाज दे हु, और यहाँ पे हु वर रनिंग फास्ट, तो यहाँ पे कह सकते हैं इट सब्जेक्ट हो गया, वाज एक लिंकिंग वर्ब है, दे एक हमारा यानी कि कह सकते हैं प्रोनाउन है। और प्रोनाउन किसके बारे में बता रहा है? इट वाज दे। इट वाज दे का मतलब होता है कि वे हैं, कैसे हैं? वर रनिंग फास्ट, दौड़ने में तेज हैं। ठीक है, तो इस तरह से थे।
और इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है जो इट है, इट वाज दे सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, और सब्जेक्ट के बारे में जो बताता है वो एक लिंकिंग वर्ब की तरह, यानी लिंकिंग वर्ब उसको जोड़ती है। तो हु वर रनिंग फास्ट, इट इज़ आई, और यहाँ पे इट इज़ आई जो लिखा हुआ है, आई क्या है, एक सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। इट इज़, वह मैं ही तो हूँ, ठीक है, वह मैं ही तो हूँ। हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, जो इस हानि के लिए जिम्मेदार हूँ, है ना, जो इस हानि के लिए जिम्मेदार हूँ वह मैं ही तो हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है। आगे सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट आर नॉट एज ए सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है वो कम्प्लीमेंट हो ये जरूरी नहीं है। ही मैरिड आ राइट, ही मैरिड अ राइटर, वह शादी करना चाह रहा है किससे, एक लेखिका से। मेरे दोस्त, यहाँ पे कोई अदर पर्सन आ रहा है, तो अदर पर्सन आ रहा है तो वो सब्जेक्ट के बारे में तो नहीं बता सकता, ये ऑब्जेक्ट होगा। अब मेरी एक वर्ब है, मेरी एक वर्ब है तो एक अ राइटर एक नाउन है, तो अ राइटर एक नाउन है तो नाउन ही तो हमारे ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो ये मेरिड का ऑब्जेक्ट बन गया, इनकी मेरिड एक वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन गया, अ राइटर। यानी कि ही एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को मिला वर्ब, और वर्ब को एक ऑब्जेक्ट मिलता है, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहा है। देखो ही मेरिट, भाई जब शादी करेगा कोई दूसरा होगा, है ना, तो इसी वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं ये सब्जेक्ट वर्ब का कम्बिनेशन नहीं बना पा रहा, तो ये सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट नहीं है। तो इस तरह से ये समझ पा रहे हो, ठीक है। मैंने बोला ही बिकेम अ राइटर, यहाँ पे ही बिकेम अ एन इंजीनियर भी कह सकते हो, ठीक है, और डॉक्टर भी कह सकते हो। तो कुछ भी अगर होगा तो खुद ही उसी के बारे में बात हो रही होगी, तो कह सकते हो कि ये सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है, ठीक है। खुद की बड़ाई खुद से करना वो कहलाता है सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, खुद के बारे में ही बता रहा हो सब्जेक्ट, तो वो कहलाता है सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। तो बहुत आसान है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप सभी लोग पहचान जाओगे। अगर नहीं होगा तो वो दूसरे के बारे में बताएगा, ठीक है। तो आगे सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, आइए थोड़ा सा है और इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन प्रोनाउन, जैसे मैंने बोला ऑब्जेक्ट भी हमारे दो ही बनते हैं, नाउन प्रोनाउन, ऐसे ही सब्जेक्ट हमारा नाउन प्रोनाउन बनता है। और नाउन प्रोनाउन बना बनता है तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या तो आर्टिकल लगा हो पहले, या कुछ और होती है हिंट, वो नाउन में अभी हम लोग सीखेंगे, अभी तुरंत कराएंगे ना, उसमें सीखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला अ डॉग इस बार की, अ डॉग क्या है, एक नाउन है, और नाउन के पास एक हेल्पिंग वर्ब है, बार्किंग एक मेन वर्ब है। तो अ डॉग इज बार्किंग, एक कुत्ता भौंक रहा है। वी एक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट ये एक सैल को, एक हमारा क्या है, वर्ब है। टू द पार्टी, टू एक प्रपोजिशन है, और फिर के द पार्टी एक ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से ये नाउन भी है। तो ये वाला तो आप पोर्शन कर ही लोगे, इसमें मैंने लिख दिया है, पीडीएफ में दे दूंगा टेलीग्राम पे, आप इसको ले लीजिएगा वहाँ से। और क्या करेंगे, इसको पढ़ लेंगे, मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ जल्दी से, ठीक है, 2 मिनट लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होंगी, तो जान लेंगे, अच्छा रहेगा, ठीक है। अकूल गाय, अकूल, कूल क्या है, एक एडजेक्टिव है, गाय एक हमारा नाउन है, ठीक है। इज लुकिंग हेयर, हेयर क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी बोल सकते हैं इसको। तो लुकिंग एक वर्ब है। तो अकूल गाय, गाय एक नाउन है, तो हम कह सकते हैं ईज क्यों आया, क्योंकि आ गाय एक के बारे में बताया जा रहा है, लोग एक लोगों के बारे में बात की जा रही है, तो इसीलिए हम यहाँ पे पोस्टमार्टम कर रहे हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच कैसे पहचाने। डेड, डेड क्या है, एक एडजेक्टिव है, मेन क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वही होता है जो नाउन होते हैं, नाउन, ठीक है। ये टेल क्या है, वर्ब है, नो एक एडजेक्टिव है, टेल, टेल्स क्या है, एक नाउन है, इसीलिए उसका ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ये एक वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और ये एडजेक्टिव किसके बारे में बता रहा है, ये नो, यानी कि हम नाउन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ये दोनों नाउन के लिए आए। आगे था चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन एक हमारा चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रेन, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे चिल्ड्रेन क्या है, एक यानी कि नाउन है, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म में दिया गया है। ये कह सकते हैं चिल्ड्रेन एक नाउन है, इन एक प्रपोजिशन है, फर्स्ट एक एडजेक्टिव है, और जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं उनको हम लोग डिटर्मिनर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर भी बोलते हैं। तो रो रिसीव्ड द स्वीट्स। और आगे सैक्रेस्ट विलेन ऑफ द टाइम इज गब्बर, गब्बर भी हमारा क्या है, एक नाउन है, ठीक है। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट भी बन रहा है क्योंकि ऑल टाइम कौन रहता है, गब्बर ही रहता है विलन का रूप में, ठीक है।
आइए, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ, यहाँ पे समझने वाला बात है, ठीक है। इन एक प्रपोजिशन है, सिंगापुर एक नाउन है, तो यहाँ तक उसकी बात पूरी होगी जो प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आगे माई ब्रदर इन लॉ, तो मेरा भाई विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ में, वाज प्रेजेंट एट द फंक्शन, कहाँ पे दिखेंगे, उस फंक्शन में रहेंगे, थे। और यहाँ पे विद क्या है, प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट हिज वाइफ, क्योंकि यहाँ पे हिज एक क्या रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो अपने साथ नाउन ले, मतलब नाउन है उसके पास, किसके पास, पॉजेसिव एडजेक्टिव के पास में। हिज वाइफ वाज प्रेजेंट, ठीक है, एट द फंक्शन, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। द स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लासरूम एट द एंड ऑफ द हॉल, ये इतना ज़रूरी नहीं है, वेरी नॉइजली, ये भी समझ सकते हो स्टूडेंट वगैरह, ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं दिक्कत है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, आपको बताना है। जैसे मैंने बोला ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, जब आप ये बोलते हो तो ब्रिंग हमारा एक वर्ब बनता है, एक आर्टिकल बनता है, ग्लास एक नाउन बनता है, ऑफ वाटर एक नाउन बनता है। तो ये ब्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में हमारा अंडरस्टूड होता है यहाँ पे सब्जेक्ट हो, तो सब्जेक्ट होता भी है, क्योंकि ये गिवन नहीं रहता है, आपको अंडरस्टूड करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से ये बना सकते हो। फाइनाइट वीएस नॉन फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो क्या करती हैं, अपने एक बॉन्डिंग बनाती हैं सब्जेक्ट और वर्ब के साथ में, उनको फाइनाइट बोलते हैं। नॉन फाइनाइट हमारी तीन तरीके से होती हैं, एक इन्फिनेटिव बनाती है, जीरेंड बनाती है, और पार्टिसिपल बनाती है, ठीक है। तो आई वेंट टू वॉच अ मूवी येस्टरडे, ये बात हो रही है किसकी, आई वेंट टू वॉच मूवी येस्टरडे। येस्टरडे पास्ट की बात हो रही थी, इसलिए आई वेंट वॉच, टू वॉच तो यहाँ भी है, टू वॉच यहाँ भी है, और टू वॉच यहाँ भी है, ठीक है, टू वॉच यहाँ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, टू वॉच पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क किस पे पड़ रहा है, वर्ब पे पड़ रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि फाइनाइट वर्ब वो होती है जो किसमें किसके बारे में बताती है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बताती है। तो जैसे वर्ब वो सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, वैसे ही वर्ब चेंज हो रही है, जैसे आई वेंट टू वॉच और ही हैज़ गॉन, यानी कि बात हो गई है प्रेजेंट परफेक्ट की, और दे हैव गॉन, यहाँ पे बात हो गई है प्रेजेंट परफेक्ट की, और दे विल गो टू वॉच अ मूवी टुमारो, ये बात हो गई फ्यूचर की। तो यहाँ पे टू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो जब कभी फर्क ना पड़े उस पर वो फाइनाइट वर्ब कहलाई, यानी कि आप कह सकते हैं ये एक इसके बारे में, नंबर ऑफ सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बात की जाती है, उस पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, फाइनाइट वर्ब। इसके बारे में थोड़ी सी डिफिनीशन है, जान लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। फाइनाइट वर्ब हम कह सकते हैं, फाइनाइट मीन्स बॉन्ड, फाइनाइट वर्ब मस्ट एग्री विद द नंबर एंड पर्सन्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट। और नॉन फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं अनलाइक, जैसे नॉन फाइनाइट बॉन्ड नहीं बनाती है टेंस एंड नंबर पर, और वो खुद के बारे में एक अपना केस लेती है। वो केस क्या है, इन्फिनेटिव का है, जीरेंट का है, और पार्टिसिपल का है। इन्फिनेटिव हमेशा अपने साथ टू प्लस वी1 लेता है, और जीरेंट हमेशा आईएनजी फॉर्म लेता है, और ये हमेशा कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है ये नाउन और प्रोनाउन, नाउन बनते हैं, नाउन जब बनते हैं तो ये अपना मीनिंग टू प्लस वी1 लेंगे, और जीरेंट हमेशा आईएनजी लेगा, ठीक है, क्योंकि जीरेंट नाउन कहलाते हैं। अगर बात करें इन्फिनेटिव कैसे यूज होता है, इन्फिनेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, टू प्लस वी1 लेते हैं, एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, तो टू वॉक क्या है, टू वॉक एक हमारा इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव हमेशा क्या करता है, नाउन के रूप में काम करता है, नाउन हमेशा क्या बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं टू वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज, टू स्विम इज़ गुड फॉर हेल्थ। टू स्विम क्या है, ये एक इन्फिनेटिव है जो एक यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। ये कह सकता है कि मैं नाउन हूँ तो मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वो सिंगुलर चाहिए। जीरेंड हो, इन्फिनेटिव हो, ये हमेशा क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो इस तरह से ये याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे तो कैसा होगा, आई वॉन्ट टू गो, यानी टू गो लिखा हुआ ये कि इन्फिनेटिव है, और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है क्योंकि एक नाउन है। मैंने बोला टू स्पीक लिखा हुआ है, टू इन्फिनेटिव ले लिया आपने साथ में, टू वीमन, तो ये क्या है, इन्फिनेटिव है, तो ये नाउन है, नाउन क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। आई लव
टू प्ले एक इन्फिनेटिव है तो ये नाउन बन गया। तो नाउन क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है। जीरेंड में क्या होता है, जीरेंड, अच्छा ये टू प्लस वी वन ना, ऑब्जेक्ट भी बनते हैं और सब्जेक्ट भी बनता है। तो बताइए वर्ब कौन सी लेते हैं, याद रखना है सिंगल लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला जीरेंड, तो जीरेंड इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। जीरेंड हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहता है, वो नाउन बनता है। जिसे बोला वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉक नहीं बोल सकते हो, सिर्फ अगर वॉक बोलोगे ना तो गलत हो जाएगा। अगर सिर्फ वॉक बोलोगे, वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज तो गलत, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज होगा। स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, स्विम नहीं होगा, यह स्विमिंग करेंगे क्योंकि जीरेंड बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन, तो टीचिंग में क्या करेंगे, टीच नहीं करेंगे, टीच इज अ गुड प्रोफेशन नहीं बोलेंगे, टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन, क्योंकि हमें यहाँ पे जेरेंट बनाना है, ठीक है। जेरेंट बनेगा तभी तो वो सब्जेक्ट का काम आएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। आगे मैंने बात की, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट, जीरेंट भी ऑब्जेक्ट बनता है बेचारा, तो जीरेंट बनता है तो भी वो क्या करेगा, आईएनजी लेगा। मैंने बोला डिम्पी लाइक्स डांसिंग, तो यहाँ पे डिम्पी लाइक्स डांस नहीं होना चाहिए, डांसिंग होगा। आई इंजॉयड ड्रिंकिंग, यहाँ पे ड्रिंक नहीं होना चाहिए, ड्रिंकिंग होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कुछ हमारे जो वर्ब होते हैं, कुछ क्या हम जीरेंट बना लेते हैं, कब, जब हमें ज़रूरत होती है, यानी कि वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है ना, और प्रीपोजिशन को भी ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तभी हम वहाँ पे क्या करेंगे, या तो इन्फिनेटिव बनाएंगे या तो हम जेरेंट बनाएंगे, दो केस में लेकर चलते हैं। तो आई इंजॉयड माई सेल्फ भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ सेंटेंस ऐसा है तो ऐसा आपको इसलिए दिया ताकि आपको जेरेंट में समझा सकूँ। आई इंजॉयड ड्रिंकिंग, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसा होता है, नाउन हमेशा और प्रोनाउन हमेशा प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। मैंने बोला सी इज गुड एट स्विमिंग, तो यहाँ पे एट एक प्रीपोजिशन है, इसको चाहिए क्या, इसको चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन बनते हैं, तो स्विम नहीं स्विमिंग कर लोगे, इंप्रूवमेंट करोगे, ठीक है। नाउन जोड़ोगे और बन जाएगा हमारा, यानी स्विम, स्विम को चेंज करो किसमें, स्विमिंग में। क्यों, क्योंकि इसके पहले प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन क्या लेता है, हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। तो आई एम सॉरी फॉर टेल यू ऑल दिस, टेल नहीं टेलिंग होना चाहिए, क्योंकि फॉर एक प्रपोजिशन है, उसी को ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो जीरेंट बनाना पड़ेगा, तो जीरेंट बना लीजिएगा। आई एम टायर्ड ऑफ, आर्गू नहीं, ऑफ एक प्रपोजिशन है, यहाँ पे आर्गोइंग होगा, तो हम क्या लेंगे, आर्गोइंग, जीरेंट बनाएंगे। पार्टिसिपल क्या होते हैं, पार्टिसिपल वो होते हैं जो बताते हैं कि मैं वर्ब, जैसे पार्टिसिपल आप ऐसे समझ सकते हो, वर्ब और एडजेक्टिव, दो तरीके से हम पार्टिसिपल की पहचान करते हैं। जैसे एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, तो एक होता है यानी परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं, जिसमें वर्ब की आईएनजी हो, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जिसमें हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। और ये ज़्यादा खास नहीं है, आप ऐसे थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे मैंने बोला अ हॉर्स इज रनिंग, यहाँ पे पार्टिसिपल अगर पूछा जाता है तो इज आया है, यहाँ पे रनिंग तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो पार्टिसिपल बन गया। यहाँ पे भी वही है, और ये भी सी हैज रिटन अ लेटर, ये भी एक पार्टिसिपल है, लेकिन कौन सा है, प्रेजेंट, इसको बोलेंगे हाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ये। और बाकी ये एक्सरसाइज से थोड़ा आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं अब नाउन पे मूव ऑन करते हैं, नाउन को पढ़ते हैं हम लोग, तो जल्दी से इसको आप देख लीजिए। जीरेंट बनाना है, यहाँ पे जीरेंट है। और राइटर स्पोर्ट, आई लव स्नो बोर्डिंग, यहाँ पे भी जीरेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट चाहिए था। एक्साइटेड बाई एक प्रीपोजिशन है, स्नो बोर्डिंग एक जीरेंट है, ठीक है। और राइट नाउ एथलीट इज स्नो बोर्डिंग, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, ये मेन, यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है, यहाँ पे पार्टिसिपल कहलाएगा। व्हाट अमेजिंग, अमेजिंग एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे पार्टिसिपल, यानी एडजेक्टिव पार्टिसिपल है। यहाँ पे मूवी नाउन के बारे में बता रहा है। ही केयर्स अबाउट एक प्रपोजिशन है, गेटिंग एक क्या है, एक नाउन है, ये जीरेंट के रूप में काम कर रहा है, गुड जॉब, ठीक है, यहाँ जीरेंट है, यहाँ पे पार्टिसिपल नहीं है। और लास्ट हमारा ये है, आपको देखना है, आई एम ट्राइंग टू स्लीप, यहाँ पे क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बारे में बता रहा है, ट्राइंग, तो वहाँ पे मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, तो ये कह सकते हैं पार्टिसिपल है, ठीक है। सी लेप्स, ये एक मेन वर्ब है, और मेन वर्ब बारे में बताता है, वो हम कहलाते हैं
ऑब्जेक्ट, तो नाउन हमेशा ऑब्जेक्ट होते हैं। ये जीरेंड कहलाएगा, यहाँ पे जीरेंड है, ठीक है। अगर कोई प्रीपोजिशन और वो मेन वर्ब के बारे में ना बताए तो वो पार्टिसिपल कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइंग और हेल्पिंग वर्ब जब ये आ गया ना तो पार्टिसिपल हो गया। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर कैसे, यहाँ प्रीपोजिशन आ गया तो गेटिंग हमारा क्या हो गया, जेरेंड हो गया। इसको बोलेंगे जेरेंड। जेरेंड और पार्टिसिपल को थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर, ज़्यादा नहीं। तो ये हम लोगों ने समाप्त किया। अब चलते हैं नाउन के सेशन पे। बने रहेगा वीडियो एंड तक की, पूरा हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। और इसमें मज़ा आने वाला है क्योंकि वो बेसिक ग्रामर कोई इतना पढ़ता नहीं है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं होता है। वो थोड़े से रूल होते हैं वो बच्चों को बता रहे थे, लेकिन नाउन में हम लोग डेप्थ में जाएंगे और अच्छे से सीखेंगे। इसमें कोई भी चीज़ें छोड़ेंगे नहीं, सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं। बेसिक ग्रामर बहुत अच्छे से सीखा आपने, कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे कैसा लगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं नाउन के पास। तो सबसे पहले नाउन, बहुत सारे टॉपिक है ना, तो ये तो बहुत लंबी क्लास जाने वाली है, तो थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रखेंगे ताकि जल्दी से हम लोग कर लें, ठीक है। हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या कर चुके हैं, बेसिक ग्रामर को ख़त्म कर चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर नाउन को सीखेंगे, उसके बाद प्रोनाउन को, और फिर वर्ब को, फिर एडवर्ब को। ऐसे ही 22 सीक्वेंस हम लोग आपको ये करा रहे हैं मैराथन। तो दोस्तों पूरा ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ याद करते हुए चलिएगा, जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं उनको रिवाइज भी करते चलिएगा। जो लोग पढ़ चुके हैं एक बार, ठीक है, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ पाने के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ से हमारी जो पीडीएफ है आपको सभी जो हमारे टॉपिक हैं उनकी मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे इंग्लिश बाय विनय सर, ठीक है, इंग्लिश बाय विनय सर आप डालेंगे, वहाँ पर हमारा आ जाएगा ग्रुप। तो उसमें आप लिखेंगे इंग्लिश बाय विनय सर और वहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 1 2 3। तो इस तरह से हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, वहाँ पर ज्वाइन होकर आप पीडीएफ सभी जो है मिल सकती हैं आपको वहाँ पे, ठीक है। तो आइए, हम इस टॉपिक को ख़त्म कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे जितना है कंटेंट वो सब कुछ हमें कराना है, तो आइए देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नाउन को स्टार्ट करेंगे। ये पहला टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच का, तो ध्यान से देखिएगा, यहीं से आपकी न्यू मजबूत होगी। तो यहाँ पे हम कराने जा रहे हैं नाउन को, उसके बाद हम लोग प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो बेसिक चीज़ें हैं वो पहले से पता होंगी, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। नहीं अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं। पार्ट ऑफ स्पीच कितनी होती है, पार्ट ऑफ स्पीच हमारी 8 होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं पार्ट ऑफ स्पीच, आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। सबसे पहले आपको ABCD मिलती है, उन्हें हम लेटर कहते हैं। लेटर से मिलकर एक वर्ड बनता है, जिसको हमने कैट बोल दिया, मैट बोल दिया, है ना, गो बोल दिया, ऐसे वर्ड बन जाते हैं। वर्ड अगर बन जाते हैं तो उससे हम मिलाकर सेंटेंस को बनाते हैं। ये हमारा सीक्वेंस रहता है, ऑर्डर रहता है। जैसे मैंने बोला आई गो टू स्कूल, तो आई गो टू मार्केट, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो जाते हैं। वो किससे बनते हैं, वर्ड से मिलकर बनते हैं। तो अगर सेंटेंस हमारे बहुत सारे होते हैं तो हम उनसे एक पैराग्राफ बना सकते हैं। जब पैराग्राफ बन जाता है उसी को हम लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। ये हमारी बेसिक जानकारी थी। ये मॉर्फिंग एक सबसे छोटी हमारी यूनिट होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश की भाषा में बोलते हैं सबसे छोटी अगर वर्ण है होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फिम। यानी कि हम अनब्रेकेबल लिखा हुआ है तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अन क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये एक हमारा प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है, इसका नाम है प्रीफिक्स। और जो हमारा एबल जो है वो एक हमारा, इसको बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स हमारे वर्ड के बाद में जुड़ते हैं और प्रीफिक्स हमारे पहले जुड़ते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो आपने सुना होगा उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं, उपसर्ग हमारे पहले आते हैं। तो हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आगे मैंने बात की पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो आपको बता भी चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा ब्रीफली समझ लीजिए। जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सब हमारे क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट हैं। तो सबसे पहले हमने नाउन को शुरू करना है मुझे। तो नाउन में क्या आपको बेसिक पता होना चाहिए, ये छोटी सी बात है। नाउन एक संज्ञा है जिसको हम लोग कैसे जानते हैं, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, और कोई हमारी वस्तु होती है उसका कोई नाम हो सकता है। तो इंग्लिश में ये डिफिनीशन थोड़ी सी कॉमन मिलती जुलती है, आप इससे भी याद कर सकते हैं। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे पर्सन में हमने कह दिया राम श्याम, गीता, विवेक,
इस तरह से। और प्लेसेस में हम कह दिया लखनऊ हो गया, हरदोई हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, इस तरह से प्लेस हो जाएंगे। और थिंग्स की बात करें तो हमारी कोई क्वालिटी हो सकती है, हमारी पेन हो गए, बॉक्स हो गया, डायरी हो गया, फ़ोन हो गया, ये सब थिंग्स हैं। तो यहाँ पे कंडीशन इलनेस को बताती है, क्वालिटी एक ऑनेस्टी होती है। अगर एक्शन के बारे में बात की तो मोमेंट, ठीक है, मूव से बना हुआ मोमेंट, ये भी एक नाउन है। तो नाउन को हम लोग बेसिकली दो कैटेगरी से कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और टोटल हमारे नाउन 5 प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा होगा शुरू में, जो वो आप एकेडमिक पढ़ते हैं ना, उसमें नाउन पढ़ते हैं तो 5 तरीके से हमारा नाउन डिफाइन होता है, वो उसकी भी हमने कैटेगरी कर रखी है। ये बढ़िया हमने फ्लो चार्ट बनाया है ताकि आपको समझा सकें। काउंटेबल नाउन होते हैं और हमारे दो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनकी हम गणना कर सकते हैं या गणना की जा सकती है, यानी कि कैन बी काउंटेड। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगणनीय हो जाएगा, और काउंटेबल गणनीय, मतलब गणना कर सकते हैं। तो हमारे काउंटेबल में कितने आते हैं? काउंटेबल में 3 आते हैं। वो कौन से हैं? प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। इंग्लिश में एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि रोहित है, विनय, गंगा, लखनऊ, और हमारा कोई भी प्लेस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला कि प्रॉपर नाउन है ये। और जैसे मैंने बोला निषादगंज है, और बिहार में पटना, तो अगर हम इन सभी के नाम ले लेते हैं तो वो एक प्रॉपर नाउन, जो कि एक स्पेसिफिक चीज़ को बताएंगे, उनको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर नाउन। अगर बात करें कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन में हमें पता नहीं रहता है कौन है। बेसिकली पता नहीं होता है कौन है, लेकिन वो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसी को हम बोलते हैं कॉमन नाउन, ताकि हम बता सकें वो एक जातिवाचक संज्ञा है हिंदी में। जैसे मैंने बोला बॉय, और यहाँ पे बोला रिवर, यहाँ पे बोला सिटी, यहाँ पे कोई गर्ल, यहाँ पे कोई वुमेन, यहाँ पे कोई मैन, यहाँ पे कोई काऊ, यहाँ पे कोई बफेलो, यहाँ पे कोई डियर, यहाँ पे कोई बियर। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें हैं जो कॉमन नाउन में आती हैं, उनको हम लोग ये बताते हैं कि वो एक जाति से बिलोंग करती है, एक कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तो कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, इसी का बिगड़ा हुआ एक रूप है जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। इसमें काउंट तो कर सकते हैं, बट इसको हम डिनोट करने के लिए एक यूनिट का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे बात करते हैं आर्मी, क्लास और टीम, ठीक है, सोल्जर। और यहाँ पे इस तरह से जो आएंगी ये कलेक्टिव नाउन होंगे, और इनका हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक। जब कोई चीज़ें एक से अधिक हों और उनमें शामिल एक वर्ड आता हो कोई, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कलेक्टिव नाउन का यूज करेंगे, जिसका मतलब होता है समूह, कोई समूह बनाता है। जैसे ग्रेप्स होते हैं, उनका एक समूह बनता है, उनको बोलते हैं अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अगर कोई चाबी है, चाबी, बहुत सारी चाबियां हैं, कीज आपके पास है और एक गुच्छे में है, तो उनको बोलेंगे बंच ऑफ कीज। तो इस तरह से जैसे केले होते हैं, केले हमारे एक बंडल में आते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? अ बंच ऑफ बनानाज। तो इस तरह से हम इनको डिनोट करने के लिए कलेक्टिव नाउन का यूज़ करेंगे। और दूसरा हमारा आता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको बोलते हैं गिना नहीं जा सकता। मटेरियल को भी आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं? नहीं। तो मटेरियल नाउन हमारा क्या होता है? द्रव्य पदार्थ होते हैं जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। और ये मेटल हमेशा मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड, गैस, ये सब कुछ हमारे क्या है? मटेरियल नाउन है। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मिल्क हो गया, ये सब क्या है? हमारे पास मटेरियल नाउन है। आप जिसमें फ़ोन देख रहे हैं, तो फ़ोन भी हमारा क्या है? एक मटेरियल नाउन है। लेकिन अगर फ़ोन की बात करें तो फ़ोन बहुत सारे होते हैं वैरायटी के, तो हम यहाँ पे मटेरियल नाउन भी कह सकते हो, और यहाँ पे हम कॉमन नाउन भी कह सकते हैं। अगर आपने ओप्पो फ़ोन खरीद रखा है, आईफ़ोन है, तो ये एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कभी कभी कंपनी का नाम होता है, वो बेसिकली हमारा प्रॉपर में आता है, अगर कोई एक कंपनी है तो इसीलिए कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो कोई वर्ड जो एक ही चीज़ को बताए, ऐसा कभी होता है। कभी कभी एक ही वर्ड हमारे 2-3 तरीके से यूज होता है, वो कभी प्रॉपर में, कभी मटेरियल में, कभी हमारा कॉमन में, ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते रहिएगा। आगे बात करेंगे हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। ठीक है,
स्क्रीन लॉक हो गई है बच्चों, इसी वजह से थोड़ा सा वेट करिए। स्क्रीन खुल जाएगी तो हम शुरुआत करते हैं अभी।
गर्म हो जाता है मोबाइल आता है पैसा कितने खर्च नहीं आ गया बहुत है तो देखो बच्चा का मोबाइल आएगा हम कहीं ऐसा ना डाले कहीं